So we are starting this chapter, periodic classification of elements, और हम लोग थोड़ा हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे about the earlier classification of elements, earlier attempts to classify element. और according to your textbook सबसे पहला नाम लिया गया वहां पे एंटोनी लवोशियर. So earlier attempts to classify elements. Classification means identifying similar species and grouping them together. Identifying similar species and grouping them together is what classification. क्लास 9 में भी आपको एक इसी तरह का चैप्टर मिला था बायोलॉजी में. क्या नाम था उस चैप्टर का? रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन. व्हाट इज द नेम? शिवेश पोद्दार ने सबसे फास्ट आंसर दिया, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, लेकिन यहां हम लोग क्लासिफाई किसको करने जा रहे हैं? एलिमेंट्स को. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर एंड सिस्टमेटिक. अब क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन करने का? इतना एलिमेंट्स है, एक एक को हम लोग स्टडी कर लेंगे. अब आज का डेट में इस तरह का क्लासिफिकेशन का ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि अब सिस्टम चेंज हो गया, पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया सिस्टम. आपको किसी भी एलिमेंट का कोई भी डिटेल जानना है, आपके पास अगर मोबाइल हैंडसेट है, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, आप इजीली इंटरनेट के थ्रू या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू वो इंफॉर्मेशन जान सकते हो विद इन सेकेंड्स. सो ये जो चैप्टर है उसका मुझे लगता है कि ये जो क्लासिफिकेशन का अब इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस फिर भी है क्योंकि ये चैप्टर आपको मार्क्स दिलाएगा. कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसमें, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर जिस पर्पस के लिए है, मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर एंड सिस्टमैटिक. तो अब हम लोग के पास बहुत सॉफ्टवेयर है, उन सॉफ्टवेयर से हम लोग एक एक एलिमेंट का कोई भी डिटेल अगर चाहिए हम लोगों को, मैंने बोला विद इन सेकेंड्स मिल जाएगा. सो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस. वो है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स अभी हम लोग जानते हैं. All these have different properties and out of these only 98 elements are naturally occurring. तो ये जो डेटा है, ये डेटा आपको याद रखना है, लेकिन ये डेटा बदल चुका है. आपको एग्जामिनेशन में यही लिखना है. Now, the earlier attempt to classify elements resulted in grouping the then known elements as metals and non-metals. तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन हुआ वहां पे एंटोनी लवोशियर ने ही स्टडीड द फिजिकल प्रॉपर्टीज. उन्होंने क्या स्टडी किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. तो देखा कुछ एलिमेंट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, some other elements they are poor conductor of electricity, some are malleable, some are not malleable, some are मतलब brittle बोल सकते हैं हम लोग, brittle, then some are ductile, some are not ductile. तो ये जब स्टडी किया तो पता चला कि कुछ एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज अलग है, कुछ अदर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज अलग है, एंड ही मेनली क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स. वो दो ग्रुप क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यहाँ एक क्वेश्चन में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर से हम डिस्कस कर सकते हैं. वो है कि नेम वन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कौन बताएगा? शिवेश, मनस्वी, लोकेश, राजदीप, तनिष्क, श्रव्या, कृष्णा, सबको ही पता है. ऑल आर करेक्ट. हाँ, ऑल आर करेक्ट. लेकिन हिमांशु दास गैलियम बोल रहा है. हम पूछ रहे हैं रूम टेम्परेचर में. रूम टेम्परेचर में मर्क्यूरी. तो यहाँ पे एंटोनी लवोशियर का टेबल गिवन है. तो कुछ एलिमेंट्स को वो एसिड लाइक बोलता था, कुछ एलिमेंट्स को गैस, सम आर मेटेलिक एंड सम आर अर्थली एलिमेंट. लेकिन अगर आप उसका क्लासिफिकेशन को ठीक से देखो तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ कंपाउंड्स भी हैं.
जैसे लाइम, लाइम इज नॉट एलिमेंट, मैग्नीशिया इट इज नॉट एलिमेंट। ओके, सो लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये टेबल सिर्फ आपको यहाँ उसका क्लासिफिकेशन दिखाने के लिए, साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन दिखाने के लिए ही ये यूज किया गया है, ऐसा कोई भी टेबल आपका टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली गिवन नहीं है। So if I ask you, Anthony Lavoisier, he classified elements into which two main group? The two main groups are metals and non-metals. Okay, that two groups are metals and non-metals. So यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा additional information है। Lavoisier's classification was based on the basis of physical properties of elements such as hardness, malleability, and luster. Luster means shine. He classified elements into two main groups, metals and non-metals. और first element he classified was, मतलब जो पहला दो एलिमेंट है, एक नहीं है, सोडियम एंड लेड। ओके, सोडियम एंड लेड बात कर रहे हैं हम लोग अभी एंटोनी लवोसियर की। Then another scientist, he again tried to classify elements in different way. J.W. Daubeney, Johann Wolfgang Daubeney. He attempted to put together a system for classifying the elements in 1817 और वो एक नया आइडिया यूज किया था उन्होंने एटॉमिक मास को यूज किया था फॉर क्लासिफिकेशन। एटॉमिक मास क्या यूज किया था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज एक्चुअली टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक एटॉम का मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास का केमिकल प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं था। एक एटॉम का कौन सा पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है? इफ आई आस्क यू व्हिच पार्टिकल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स? आंसर इज इलेक्ट्रॉन, एंड दैट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्टिंग अटेम्प्ट में ज्यादातर साइंटिस्ट का फेल होने का मेन रीजन क्या था? दे सिलेक्टेड एटॉमिक मास फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक मास, mass of total mass of protons and neutrons. And J.W. Daubeney also attempted to put together a system for classifying the elements. Okay, for classifying what? Elements in 1817, and he used the idea of the triad. He used the idea of triad. Triad means a group of three elements. तीन एलिमेंट का ग्रुप को ट्राइड बोला जाता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ये एक ट्राइड बना रहा है, लेकिन किस बेसिस पे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को एक ही ग्रुप में रखेगा? ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑन दैट बेसिस साइंटिस्ट ने देखा कि जब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास के बारे में स्टडी किया तो पता चला कुछ पैटर्न, और उस पैटर्न को यूज किया गया फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। ओके, वो पैटर्न आप देखो, समझना यहाँ पे, उसमें कोई डिटेल साइंस नहीं है, कुछ मैथमेटिकल पैटर्न, और देखा कि उस पैटर्न से एक जैसा एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ जाता है। बाद में ये आइडिया कंप्लीटली फ्लॉप हो गया। सो सेकेंड अटेम्प्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है J.W. Daubeney, एंड उनका क्लासिफिकेशन को पॉपुलरली जाना जाता है एज Daubeney's triads. In the year 1817, Johann Wolfgang Daubeney, तीन आदमी का नाम एक आदमी लेके चल रहा है ऐसा लगता है। Johann Wolfgang Daubeney, a German chemist, arranged certain elements with similar properties, both physical and chemical, in groups of three. तो ये साइंटिस्ट क्या किया? तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। यहाँ पे आप देखो, ओके। The basis of the arrangement was the atomic masses of the elements, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन था? एटॉमिक मास। In a particular triad, the elements were arranged in the order of increasing atomic mass. किसी भी ट्राइड में आप टॉप से बॉटम जाओगे तो एटॉमिक मास देखोगे, इट इज इंक्रीजिंग।
and the atomic mass of the middle element was almost the mean or the average of the atomic masses of the first and third element. फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ एटॉमिक मास कितना 6.5 6.9, थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है 39, दोनों का अगर एवरेज निकाला जाए तो कितना आ रहा है 22.95 व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली 23। आप देखो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है 23। तो ये उनका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था कि कोई भी तीन एलिमेंट अगर इस रूल को फॉलो करता है तो उनका प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। बाद में देखा ऐसा तो होता नहीं। एंड इवन ही वाज एबल टू क्लासिफाई ओनली 9 एलिमेंट्स, वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए थे इनटू 3 ट्राइड्स, जो तीनों ट्राइड यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। लिथियम सोडियम पोटाशियम पहला ट्राइड, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम सेकंड ट्राइड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन थर्ड ट्राइड। ओके, सो यहाँ पे है क्या, आप इस सेंटेंस पे फोकस करना। इन अ पर्टिकुलर ट्राइड the elements were arranged in the order of increasing atomic masses and the atomic mass of the middle element was almost the mean or the average of the atomic masses of the first and the third element, and these triads are popularly known as Dobinier's triad. They are popularly known as Dobinier's triad. वंदना प्रजापति पूछ रही है कि सर तीन ही ट्राइड बनाया क्या या फिर और भी है? नहीं, सिर्फ तीन ही ट्राइड। ही वॉज एबल टू क्लासिफाई ओनली 9 एलिमेंट्स, जबकि वो अराउंड 30 एलिमेंट्स के बारे में जानता था। सब में ये रूल अप्लाई नहीं कर पाया था। सो इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, इफ यू टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम सोडियम पोटाशियम, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 6.97 भी लिया जाता है, सोडियम का 23, और that atomic mass of potassium is what 39। और आप यहाँ कैलकुलेशन देख सकते हो, इनका एवरेज अगर निकाला जाए, दैट इज फर्स्ट और थर्ड का अगर एवरेज निकाला जाए तो किसका एटॉमिक मास आ जाता है, मिडिल वन। और यही रूल था डॉबेनियर्स का क्लासिफिकेशन का, दिस वाज द रूल। तो यहाँ आप देख सकते हो, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Lithium sodium potassium, this is one triad, chlorine bromine iodine second triad, calcium strontium barium, this one is third triad। और यहाँ आप एवरेज एटॉमिक मास देख सकते हो 23 आ रहा है, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वन। 81.25 आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वन, एंड 88.5 आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन। तो इस कॉन्सेप्ट से डॉबेनियर्स ट्राइड को फ्रेम किया गया था, बट ही वाज नॉट एबल टू क्लासिफाई ऑल द देन नोन एलिमेंट्स, इसलिए आइडिया फ्लॉप हो गया। ओके, सो ऑलरेडी यू नो अबाउट द 3 ट्राइड्स। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, ये बाद में आपको काम आएगा, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। और हेयर स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है इनका, अभी मॉडर्न हेयर स्टाइल 1817 का है ये, अराउंड दैट। लिमिटेशंस ऑफ डॉबेनियर्स ट्राइड। ओके, बहुत हार्ड मतलब क्या एक्सप्लेनेशन हार्ड लग रहा है या हेयर स्टाइल के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा? लोकेश, चैप्टर तो बहुत इजी है, टेंशन ही नहीं है। ओके, नया ट्रेंड मतलब गुड। प्रियांशी कनोई पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड है, हेयर स्टाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रियांशी कनोई को पहला वाला स्क्रीन में स्क्रीनशॉट लेना है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड रेज योर हैंड। Just take the screenshot and raise your hand. Okay, so I'm moving to another one. इतना सीरियस तो प्रियांशी कनोई कोई भी क्लास में नहीं थी कि पहला वाला स्क्रीन उसको देखना है। So limitation,
बहुत इजी चैप्टर है, बस क्लास ठीक से अटेंड करो तब भी हो जाएगा। क्लास ठीक से अटेंड करना मतलब सुनना है। limitations of Dobinier's triad. Dobiniers could not arrange all the elements known at that time. He could identify only few such triads that have been mentioned. कितना triad के बारे में mention किया हुआ है? 3 triads. And Dobinier's triad could not gain importance. कहाँ से इज्जत मिलेगा? आप जानते हो 33 एलिमेंट्स के बारे में, आपने क्लासिफाई किया 9 एलिमेंट्स, फिर बोला ये 9 एलिमेंट जो क्लासिफाई किया वो जो रूल है वो रूल दुनिया मानो। पॉसिबल है क्या? नहीं है, कोई नहीं मानेगा। आप अगर कोई रूल बनाते हो और वो 33 का 33 के ऊपर अप्लाई हो जाता है या एटलीस्ट 28 29 पे अप्लाई हो जाता है तब भी एक्सेप्टेबल है। कुछ तो एक्सेप्शन साइंस में चलते रहते हैं। Okay, so during the attempts by Dobinier for classifying element, less than 33 elements were known. Less than 33 elements were known at that time. He arranged the elements in increasing order of atomic numbers. यहाँ एक sentence गलत हो गया, I think. Atomic mass, not number, atomic mass. He arranged the elements into groups with 3 elements in each. Okay, 3 elements each in each group, and that group of 3 element is popularly known as, if I ask you that group of 3 element, Navya has answered that group of 3 element is called triad, is called triad. तो आज मैंने डोबेनियर का 3 ट्राइड डिस्कस किया। तो पहला ट्राइड में कौन कौन सा एलिमेंट था, जल्दी से बता दो। फर्स्ट ट्राइड में कौन कौन सा एलिमेंट था? पहला गुड, सिवेज पोद्दार। पहला 3 स्टूडेंट का ही नाम लिया जाएगा जब तीनों करेक्ट देगा। प्रियांशी कनोई सेकंड एंड तनिष सांकला थर्ड। लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। कुछ स्टूडेंट फुल नेम लिखने में टाइम लगा दिए, सिंबल से काम चल सकता था। लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। चलो मेमोरी देखते हो आप लोगों का। सेकेंड वाला ट्राइड में कौन कौन सा एलिमेंट था? सेकेंड वाला ट्राइड, गुड, चिराग, देन सिवेज एंड श्रव्य। सबसे फास्ट आंसर इन तीनों ने दिया। अभी भी आंसर मुझे मिल रहा है बट फास्टेस्ट उनका था। ओके, तो हम लोगों ने आज 2 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट वन एंटोनी लवोसियर एंड सेकंड वन J.W. डोबेनियर, जोहान वुल्फगैंग डोबेनियर। अब आता है एक और साइंटिस्ट के बारे में। इसका भी स्टाइल अभी मॉडर्न है, पूरा मॉडर्न स्टाइल में ही है। 1866 में ऐसा स्टाइल लेके चल रहा है लोग। या गुड, सिवेज पोद्दार को यहाँ मोदी जी स्टाइल लग रहा है, अभी तो ट्रेंड में है लॉकडाउन स्टाइल। So, an English scientist called John Newlands put forward his law of octaves. ये और अजीब क्लासिफिकेशन। आपको जब मैं समझाऊंगा तो आपको लगेगा कैसा कैसा साइंटिस्ट लोग था उस पहले के टाइम में। लेकिन इन लोग को क्यों स्टडी कर रहे हैं हम लोग? इनका जो आइडिया था उन्हीं आइडिया को फॉलो करके हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन तक पहुंचे, इसलिए उनको इज्जत दिया जा रहा है। ओके, An English scientist called John Newland put forward his law of octaves in 1866. He arranged all the elements known at that time into a table in the order of relative atomic mass. इनका भी गलती क्या था? क्लासिफिकेशन ऑन व्हाट बेसिस? एटॉमिक मास। जबकि आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग तो जानते हो कि एटॉमिक मास का केमिकल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होगा किससे? इलेक्ट्रॉन का नंबर से, एटॉमिक नंबर से। ओके, सो व्हेन ही डिड दिस ही फाउंड अ पैटर्न अमंग द अर्ली एलिमेंट्स। जॉन न्यूलैंड ने क्या किया? ही ट्राइड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, ही ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे जैसे अरेंज करने लगा तो देखा कि कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे। ओके, सिवेज पोद्दार पूछ रहा है एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास जो है
एटॉम का मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और क्लास 9 का अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट में जाए रिलेटिव एटॉमिक मास, तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपको याद है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन एटॉम ऑफ दैट एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटॉम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कुछ समझ में नहीं आया होगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन 9 में था ऐसा, ठीक है। कुछ कंपैरिजन याद है? कार्बन 12 आइसोटोप एंड ऑन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटॉम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ओके, so John Newland also used what? Relative atomic mass। तो गलती यहीं भी हो गया, लेकिन एक पैटर्न दिखाई दिया था उनको। ये पैटर्न कैसा? अगर हम इंडियन म्यूजिक सिस्टम का बात करें तो आप नोट्स ऑफ म्यूजिक जानते हो शायद, कोई चैट बॉक्स में बताएगा नोट्स ऑफ म्यूजिक इंडियन का। मनीष चौधरी बता रहा सारे गामा पा, इनकम्प्लीट है, पूरा करो। शिवेश पोद्दार सारे गामा पाधा नीसा, गुड। तो शिवेश पोद्दार पहुंच गया वहां तक, सा से स्टार्ट किया और लास्ट में वापस क्या आ गया? सा। ओके, देन अगर वेस्टर्न का बात करें तो क्या होगा? म्यूजिकल नोट्स वेस्टर्न का, वेस्टर्न। ओके, राजदीप डो रे मी फा, इनकम्प्लीट है। दीक्षा सो डो रे मी फा सोला टी, टी डो। ओके, सो आयोना ने भी बताया है, चिराग अग्रवाल, अद्रिका सेन, योर आंसर इज इनकम्प्लीट। तो डो रे मी फा सोला टी डो, तो स्टार्ट डो से, एंड भी डो से, स्टार्ट सा से, एंड सा से, मतलब फर्स्ट नोट और एट्थ नोट एक जैसा है। फर्स्ट वन इज सेम एज दैट ऑफ द एट्थ वन। ओके, तो जॉन न्यूलैंड को क्या मिला, क्या पैटर्न मिला? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन every eighth element shows properties similar to the first one। eighth element का प्रॉपर्टी फर्स्ट के जैसा ही होगा अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, तो इनका टेबल आपको दिखाता हूं, देन ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो क्या किया उन्होंने? अरेंज किया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो ये फर्स्ट है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट के जैसा, इसीलिए इनको एक ग्रुप में रखा। यहां से स्टार्ट करोगे तो आपको ये एक ग्रुप बनेगा, यहां से स्टार्ट करेगा तो ये ग्रुप बन रहा है। सो इस तरह एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया एंड सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ ग्रुप। तो डॉबेनियर से ज्यादा क्लासिफिकेशन कर पाए थे साइंटिस्ट। ओके, अब कीर्ति ने पूछा कि हीलियम का क्या हुआ? नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुआ ही नहीं था उस वक्त, और जैसे ही नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुआ, क्या हुआ? न्यूलैंड का क्या होगा? जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ होगा, न्यूलैंड का ये जो लॉ है उसका क्या हुआ होगा? गैस कर सकते हो? गुड, आदित्य मजुमदार ने आंसर दिया है। सत्यानाश, शिवेश पोद्दार बोल रहे हैं बेइज्जती, नाव्या वेस्ट, चिराग टाई फिश, और कीर्ति अजित सिरिया बैंड बच गए। ओके, और लोकेश बोला काम खत्म हो गया। अब इतना तो था, और पुलकित राणा गेम खेलते खेलते इसका नया वर्ड सीख गया, बस्टेड। ओके, तो ऐसा होता है ज्यादा इन्वॉल्व होने से। और मयंक अग्रवाल का आंसर कुछ एक जाना पहचाना वर्ड से है, झंडू बन गया। गुड। अब न्यूलैंड का तो गया, बैंड बच गया। क्या? जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ उसका ये आइडिया ही पूरा खत्म।
eighth element was not similar to the first one after the discovery of noble gases. फिट ही नहीं हुआ उसका टेबल में. So थोड़ा डिटेल समझ लो इसको. We have learned that Daubigny's triad could not draw much attention from the scientists of that era. आप 33 एलिमेंट्स के आसपास जानते हो, 9 को क्लासिफाई कर देते हो, साइंटिस्ट क्या आपको इज्जत देगा क्या? नहीं मिलेगा इज्जत. However, his work inspired them to put more efforts in the classification of the element. सोचो उससे भी इंस्पायर हुआ साइंटिस्ट, डोबेनियर से भी इंस्पायर हुआ. Okay, so after Daubigny's, the next major contribution by John Newland, an English scientist, in 1866 he arranged about 56 elements. इनके पास थोड़ा ज्यादा element known at that time. In order of increasing atomic mass, बस यहीं पे फंस गए. He also tried to classify elements on the basis of increasing atomic masses. And to his surprise, every eighth element was found to have properties similar to the first one. Every eighth element was found to have properties similar to the first one. और members of noble gas family, helium, neon, argon, krypton, ये सब का तो पता ही नहीं था. Thus, there was a resemblance in the properties of first and eighth, second and ninth, third and 10th. मतलब आप सेकंड से स्टार्ट करोगे तो 8th वाला एलिमेंट 9 नंबर पे होगा, थर्ड से स्टार्ट करोगे तो 8 वाला एलिमेंट 10th नंबर पे होगा. ओके, अब ये पूरा प्रेजेंटेशन करके साइंटिस्ट लोग के पास में पहुंच गया कौन? न्यूलैंड. और बोला देखो ये हमारा क्लासिफिकेशन इज्जत वाला, डोबेनियर से ज्यादा इज्जत मिलेगा उसको लग रहा था. फिर साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट ही होता है, उसको पूछा कि भैया ये कोबाल्ट और निकल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो एलिमेंट साथ में क्यों रखा? उनका आंसर था कि अगर मैं 2 एलिमेंट साथ में नहीं रखता अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो कॉपर यहाँ पे नहीं आता, जिंक यहाँ पे नहीं आता, यट्रियम यहाँ पे नहीं आता. कॉपर का प्रॉपर्टी इनके साथ मैच कर रहा है, जिंक का इनके साथ, यट्रियम का इसके साथ, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ रखा. तो नेक्स्ट साइंटिस्ट, अनदर साइंटिस्ट पूछा कि रखा तो ठीक है लेकिन रखा क्यों? कोबाल्ट एंड निकल पता नहीं क्या आपको, वो मेटल है, एंड यू आर प्लेसिंग देम अलोंग विथ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व्हिच आर नॉन मेटल. कोबाल्ट और निकल का भाई तो यहाँ पे है आयरन, इतना दूर रखोगे. कोबाल्ट और निकल का प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रहा है? आयरन के साथ. तो फिर बाद में क्या लगा, साइंटिस्ट लोगों को लगा ये मैनिपुलेशन है, ये तो आप एक रूल बना रहे हो और उस रूल को आप ही फॉलो नहीं करोगे तो कैसे होगा. सो यहाँ एक प्रॉब्लम था. एंड दिस रूल वाज प्रॉपर्ली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. कैल्शियम तक तो ठीक था, उसके बाद ये आइडिया धीरे धीरे फ्लॉप होने लग गया. 8th एलिमेंट यहां से अगर काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटिंग यहां से किया, 8 यहां पे रुक रहा है, प्रॉब्लम हो गया. आफ्टर कैल्शियम दिस रूल वाज नॉट दैट प्रॉपर्ली एप्लीकेबल. ओके, सो आइडिया बर्बाद होने लग गया. अब न्यूलैंड के बारे में थोड़ा और बात कर लेते, थोड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन किया, इज्जत थोड़ा ज्यादा देते किससे कंपेयर टू डोबेनियर. According to Newland's law of octaves, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, there is a repetition of the properties of every 8th element as compared to the given element. आपको कोई भी एक एलिमेंट दिया जाए, उससे अगर आप नंबर 8 में पहुंचोगे तो आप एक जैसा एलिमेंट में पहुंचोगे. According to Newland. According to Indian system, the musical notes are सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और 8th में वापस क्या आ जाएगा? सा. वेस्टर्न में डो, रे, मे, फा, सोला, टी, एंड लास्ट में वापस क्या आ जाएगा? डो. In the musical note, there is a repetition of the same note after a gap of 7. And by coincidence, Newland found the same pattern in the arrangement of elements. Coincidence से कोई पॉपुलर हो जाता है. ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे सोशल मीडिया में वो बाबा का ढाबा चल पड़ा, न्यूलैंड भी चल पड़ा होगा. सोशल मीडिया नहीं था.
ओके, यही होता है। म्यूजिकल नोट, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देखा कि नोट्स जैसा है, समथिंग लाइक दैट। साइंटिस्ट का ग्रुप के सामने चला गया समझाने की आई हैव मेड क्लासिफिकेशन, और उन लोग का उस गलती का सजा तुम लोग भुगत रहे। आज उन लोग का गलती भी पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों को। ओके, और सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें भी यही, ये सब जो हटा देना चाहिए था, लेके चलेगा अभी तक। और राजदीप बोल रहा है गलती से सीखते हैं, गलती से सीख चुका सीखने वाला, बार बार गलती करने से दिक्कत है फिर। ओके, नाउ for example, Na is the eighth element after lithium and potassium, sorry after lithium. Potassium is also eighth element after sodium, अगर आप देखोगे यहाँ पे। So these elements placed in the same vertical row, lithium के साथ सोडियम, सोडियम के साथ पोटाशियम, सोडियम के साथ what? पोटाशियम। Okay, so the elements like beryllium, magnesium, calcium are grouped on similar basis. They resemble in their characteristics. Same is the case with the elements placed in other groups. मतलब हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनको किस बेसिस में उस ग्रुप में रखा गया? Basis is that eighth element shows properties similar to the first one. Eighth element shows properties similar to the first one. कीर्ति बोल रही है कि लास्ट ईयर रदरफोर्ड का पढ़ लिया, तो ये क्या क्या है? गुड, रदरफोर्ड का पढ़ चुका है, वो भी नहीं चाहिए था, पढ़ा देता। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एग्जाम में आएगा, तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में अब तक का डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, limitation of Newland's law of octaves. No doubt the contribution made by Newland in grouping the element of similar characteristic together was remarkable. Remarkable word use किया गया syllabus में. But this classification also suffered from certain defects. Certain defects. Number one, this classification was successful only up to element calcium, जो मैंने बताया, and after that every eighth element did not possess the same properties similar to the first one. पहला प्रॉब्लम है कि कैल्शियम तक ही ये ठीक से एप्लीकेबल था। फिर न्यूलैंड कमिटेड अनदर मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक, अनदर नहीं है, ही कमिटेड मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक। न्यूलैंड कमिटेड अनदर मिस्टेक, he adjusted two elements in the same slot, जो हम लोगों ने बात किया, कोबाल्ट एंड निकल, but also put some unlike elements in the same note, और उसी नोट में उसी ग्रुप में unlike elements कोबाल्ट और निकल के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन। For example, he placed cobalt and nickel in the same column as fluorine, chlorine, bromine. Iron, which have similar properties to cobalt and nickel, has been placed far away from them. तो भाई भाई को अलग कर दिया ही, और इसीलिए उसका आइडिया भी फ्लॉप हो गया। न्यूलैंड somehow thought only 56 एलिमेंट, ये उसका सबसे बड़ा गलती लगता है हमको, अपने आप को भगवान ही मान लिए। देखना पूरा सेंटेंस, Newland somehow thought that only 56 elements existed in nature. No more elements were likely to be discovered. क्या साइंटिस्ट था, बोल रहा है कि 56 एलिमेंट नेचर में है और एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं होगा। But this belief ultimately proved to be wrong. And then भगवान भी उसका साथ नहीं दिया। क्या डिस्कवर हो गया? नोबल गैस। When noble gas elements were discovered at a later stage, their inclusion in the table disturbed the entire arrangement. खुद भगवान बनने का कोशिश किया और भगवान ने उसका बजा दिया बैंड। So सीवेज पोद्दार जब डिस्कवर हो तो कौन वो जितना था क्या तनिष्क, और ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको तो मार्क्स तो लाना है, सिस्टम बहुत खराब है,
मार्क्स के लिए पढ़ना है आपको, और ये पढ़ना पड़ेगा आपको डोबेनियर भी पढ़ना है, आपको न्यूलैंड भी पढ़ना है, ठीक है। सो 4 important defects we have discussed. First one, limitations of the calcium. Second one, he placed dissimilar elements in the same slot, same note. And third one क्या है? थर्ड वन 56 एलिमेंट वाला, अपने आप को भगवान समझने वाला। और फोर्थ वन, भगवान उसका बैंड कैसे बजाया, दैट वन। ओके, लोकेश का टाइम हो गया डिनर का। ओके, सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वी हैव डिस्कस्ड, और इस चैप्टर का डिस्कशन आज के लिए इतना ही है, लेकिन नेक्स्ट 15 मिनट्स हम लोग कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं।